नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और हम दोनों अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे तमाम आपके बाजार से जुड़ी रणनीति। इसके साथ ही आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस शो में आपके सवालों से जुड़ा होता है, तो उन सवालों को हम शामिल करेंगे और उस पर एक्सपर्ट के नजरिए से बेहतर रणनीति आपको देने की हमारी कोशिश होगी। लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं, सबसे पहले वो तौर तरीके हम आपको बता देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे होंगे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप के जरिए, जो भी जरिया आपको सहूलियत भरा लगता हो, उस पे आप अपना सवाल भेज दीजिए। सवाल भेजने का एक पैटर्न है, वो जान लीजिए। अपना और अपने शहर का स्पष्ट नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, और इसके साथ ही नजरिया क्या है आपका, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये जरूर मेंशन कीजिए, जिससे हमें आसानी होगी। यही नहीं, YouTube पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जो सवाल हमसे रह जाते हैं वो सवाल हम बाकी के शोज में या फिर कल के शोज में हम शामिल करते हैं। तो ढेर सारे सवाल आते हैं, 250-250, 300 कमेंट्स आते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो आसान नहीं होता कि इतनी समय सीमा में उन सारे सवालों को शामिल किया जाए। तो उसके लिए हम पहले से ही आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल किया जाए। चलिए, चर्चा में मैं शामिल करता हूं अपने 2 बेहद खास एक्सपर्ट को। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं एंजल वन के अमर देव जी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फटाफट से जरा बाजार को देख लेते हैं। तो बाजार जो है वो कह सकते हैं कि जो पिछले 6 दिनों की तेजी है उसके बाद थोड़ा सा सुस्ताता हुआ, थोड़ा स्थिर होता हुआ, लेकिन अभी भी 24,800 के ऊपर निफ्टी टिकने में कामयाब। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही है। 50,900, 50,000 मान के चलिए कि 51,000 के करीब अब ये पहुंचता हुआ, और ये एक अहम स्तर है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। बात करें आज निफ्टी 50 गेनर्स के लिए, तो आज बजाज ऑटो 0.25% की लगभग तेजी यहां नजर आ रही है। पीएसयू स्टॉक्स में कोल इंडिया देखिए, आज 1.5% की फिर से तेजी यहां हम देख पा रहे हैं। टाटा मोटर्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और आपको बता दें कि यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट का असर टीवीएस और बजाज ऑटो, हीरो मोटो और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक पर हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल में भी आज निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में अपनी जगह बनाई है। निफ्टी 50 लूजर्स को देखें तो ग्रासिम कल चला था, आज 1.5% नीचे। एलटीआई माइंडट्री यहाँ पे भी 2.25% का दबाव। एशियन पेंट्स और इसके अलावा विप्रो और टाइटन, इन्फोसिस जैसे स्टॉक आईटी पॉकेट्स में आप साफ तौर पर मुनाफा वसूली देख सकते हैं। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लेकर आते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। 1351 शेयर फिलहाल ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1071 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव बना हुआ है इन स्टॉक्स पे। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार को अगर हम देखें तो सुस्ता रहा है थोड़ा बाजार, लेकिन अभी भी जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वहां को थामे हुए। खासतौर पे निफ्टी के अलावा स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी पे नजरिया दीजिएगा। 51,000 के स्तर पे बैंक निफ्टी पहुंच गया है। क्या बड़ी दौड़ की अब गुंजाइश बन रही है? मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि इंडेक्स में यहाँ पे थोड़ा सस्ता रहा है, ये चीज अगर आप देखें तो स्टार्ट ऑफ द मंथ से ये अगर आप निफ्टी के रेट्स को कंपेयर करें तो जो मोमेंटम रहता है वो मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 अगस्त को भी हम यहाँ पे करीब 24,850 की लेवल के पास ट्रेड कर रहे थे, और आज की सेशन में भी हम उन्हीं लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि इस मंथ में हमने मोमेंटरी गेन जो है वो निफ्टी के अंदर दिखाया है, बट जहां तक वो लेवल सरपास नहीं हो रहा है तो वहां पर एक रेजिस्टेंस साफ
तौर पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी के अंदर 24,850 24,900 का जो एक लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बट हालांकि सपोर्ट लेवल जो अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर जाते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर नीचे निफ्टी ने जो बॉटम बनाया, जहां पर हमने नीचे की तरफ में 24,100 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करा, उन्हीं लेवल्स के पास से एक बॉटम बना के वहां से ऊपर की तरफ का एक मोमेंटम बनाया है। तो 30 मिनट्स के चार्ट हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे वो मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड है। सपोर्ट लेवल्स जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी निफ्टी के अंदर बन रहा है तो 24,740 750 का लेवल है, वो एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल की तरह भी काम कर रहा है। तो 100 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी के अंदर अभी कारोबार करने को देखने को मिल रहा है। आइदर ऑफ द साइड जहां पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक ट्रेंड डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे कंफर्म होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स इसके भी सिमिलरली निफ्टी के समान ही देखने को मिल रहे हैं। 2 अगस्त के जो अगर रेट्स को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो 51,600 की लेवल्स के पास हम ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट आज की सेशन में 51,000 काफी एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा, क्योंकि वहां पे अगर डेरिवेटिव डेटा भी देख रहे हैं तो कॉल्स और पुट्स दोनों के अंदर यहाँ पे ओआई बिल्टअप काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं लेवल्स को सरपास करने पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर 51,100 150 के लेवल्स को ब्रीच करती है तो फर्दर बुलिश एक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा। सिमिलरली सपोर्ट लेवल्स भी इसके अंदर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो अहम सपोर्ट लेवल अब बन रहा है तो 50,680 का लेवल जो है वो यहाँ पे खास करके ध्यान में रखना रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो इन्हीं लेवल्स को ब्रीच करना रहेगा नीचे की तरफ में। हालांकि रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया 51,000 51,150 के लेवल्स बन रहे हैं, इनके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी में यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल एनालिसिस के लिए। निफ्टी में सपोर्ट 24,750 के पास, तो निफ्टी बैंक में सपोर्ट 50,680 के पास। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले दर्शक को शामिल करते हैं। तो हमारे साथ अभी महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं। सर मेरे पास जेएस इंफ्रा के 131 शेयर्स हैं जी। 124 के रेट से हैं। 124 के रेट से? हाँ जी, 124 के रेट से। मैं इनको सर 3 साल के लिए सोच रहा हूँ, रख सकता हूँ, 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ जी। इसमें मुझे बताइए। और एक मेरे पास है सर HAL के। ठीक है। HAL के 30 शेयर हैं सर बी 2220 पे 2220 पे 2220 पे 20 पे HAL। सर इन दोनों के ऊपर जाना चाह रहा हूँ मैं, कितने टाइम तक इनको वो करूँ, क्या बढ़ेंगे या क्या होंगे? ठीक है। HAL का एक और बार ये बता देंगे बाइंग प्राइस क्या आपकी? सर 2220 रुपए। 2220 रुपए, ठीक है। धोनी जी आपके पास आना चाहूँगा। एक तो HAL पे खरीदारी इनकी 2220 पर, और यहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। JSW इंफ्रा पर भी काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। JSW इंफ्रा देखें तो रिसेंटली ही एक कंसोलिडेशन सा नज़र आ रहा है। जुलाई में जहाँ पर लो बना वापस उछाल मार के वहाँ पर ही थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो ऑलरेडी इनको काफ़ी गेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। साथ ही साथ इनका 3 साल का कुछ होल्डिंग पीरियड है। डेफिनेटली अंश, दोनों ही स्टॉक्स यहाँ पर जो इन्होंने चुने हैं दोनों में ही उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। JSW इंफ्रा और HAL दोनों ही उनकी खरीद भाव से यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% गेन्स पे चल रहे हैं। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि एक बार जितनी भी आपकी होल्डिंग है उसमें से आप अपना जो निवेश है वो निवेश को यहाँ पे निकाल सकते हैं और बाकी की जो स्टॉक्स है उनको होल्ड करके चले। दोनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे JSW इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो जैसे ही यहाँ पे हम ऊपर की तरफ में देखते हैं कि 360 365 के लेवल्स ब्रीच होंगे, उसके बाद स्टॉक के अंदर वापस से एक तेजी देखने को मिलेगी। वीकलीज पे वो एक रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा सा काम करता हुआ दिखेगा। HAL मैंने पहले भी आप ही के शो में मेंशन करा है कि दिस इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स कि जो होना चाहिए हर किसी के पास। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। दोनों ही स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे है और मेरी बस यही सलाह है कि आप अपना जो निवेश है उसको निकाल लीजिए ताकि आपका जो कैपिटल है वो घर आ जाए, बट मुनाफे के जो आपके स्टॉक है उनको आप होल्ड करके रखिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए।
ठीक है, तो ये है राय इन तमाम स्टॉक्स पर अहम रणनीति आती हुई ध्वनि जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं नवीन का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैंने महिंद्रा के 700 शेयर खरीदे हुए 2700 शेयर के भाव से, तो मैं यही जानना चाहता हूँ उसका नियर टर्म टारगेट क्या होगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड की। ठीक है, नियर टर्म टारगेट जानना चाहते हैं। फिर भी जरा बता दीजिए कितना आप होल्ड कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट में 1 मंथ का होल्ड। ठीक है, चूंकि नियर टर्म आउटलुक है, ध्वनि मैं आपके पास आना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और दे सकते हैं, इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक का। महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर हम देखें तो एक तरह से थोड़ा पिछले 1 महीने से यहाँ पर सुस्ती ही नज़र आ रही है हमें, और पिछले 1 महीने में लगभग 2.25% ये स्टॉक टूटा है। आज जो है वो थोड़ा मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है। फिलहाल स्टॉक का शेयरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो फ़ायदा है वो अब और ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि अगर पिछले 6 महीने का अगर हम इसकी रफ्तार देखें तो लगभग 42.5% का रिटर्न दिया है इसने। बताएं ध्वनि, 1 महीने के नज़रिए से महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप चार्टिकली देखते हैं तो डेलीज पे यहाँ पे एक स्लगिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो है वो मोमेंट्री गेन्स ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करी है जहाँ पे 2650 2660 का लेवल स्टॉक ने ब्रीच नहीं करा है और वहां पे होल्ड करके रखा हुआ है अच्छे से। मेरी होल्ड की ही सलाह रहेगी। इनका 1 महीने का नजरिया है तो ये इसको होल्ड कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 2650 का लगाए और ऊपर की तरफ इनका जो प्रॉफिट बांधना रहेगा, तो जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 2960 से 2970 के रेट पर आता है तो वहां पे अपना मुनाफा बांध लें। ठीक है, तो ये है आपको राय, एक खास रणनीति महिंद्रा एंड महिंद्रा पर मिल। चलिए, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से भास्कर जी। भास्कर जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं। मेरा ये IRFC का शेयर है 480 नंबर से जी और खरीद किया है 192 रुपीस में जी। अभी इसको क्या करें, इसको होल्ड करें या क्या करें? आपके तरफ से सजेशन चाहिए था मेरे को जी। क्या आपने भी ये जुलाई एंड में ही लिया है ये पोजीशन? काफी लोग ने तभी एंटर किया था एक्चुअली यही लेवल पर। हाँ, आपने भी अभी जुलाई एंड में ही लिया था ये पोजीशन? जुलाई में जी बिल्कुल। जून से जुलाई के बीच में लिया है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ लिया है। ठीक है, ऐसे एवरेज 192 रुपीस है अभी। अच्छा, ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। IRFC का ये स्टॉक में इनकी होल्डिंग है। इसमें एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर जुलाई हाई से देखें तो करीबन ये एक्चुअली ना 20% गिरा था। उसके बाद 29 जुलाई को एक 6-7% का इसमें एक अच्छा अपमूव आया था, तो सबको लगा था कि एक रिवर्सल आ चुका है 20% गिरने के बाद। तभी काफ़ी लोग इसमें एंटर हुए थे। मैं भी काफ़ी लोग को जानता हूँ जिन्होंने एंटर किया था, उनके भी काफ़ी डाउट थे, क्योंकि उसके बाद स्टॉक ने रिवर्सल नहीं लिया। 6-7% चढ़ने के बाद कुछ दिन बाद थोड़ा सा नीचे से रख के पिछले कुछ 10-12 सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो ये सवाल एक्चुअली काफ़ी लोग का है कि यहाँ से कहाँ जा सकता है IRFC का शेयर? बिल्कुल अंश, काफी लोगों का ये डाउट है, तो इसका हम यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन देते हैं कि स्टॉक ने जो अपमूव दिखाया था यहाँ पे, उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीमेंट जो था वो वॉल्यूम इंक्रीमेंट काफी नोटवर्दी था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जहाँ पे लोगों को लगा कि ये स्टॉक पलट चुके हैं और यहाँ से हमें वापस से एक हाई मोमेंटम गेन होता हुआ दिखेगा। बट नोटवर्दी ये भी है कि जब ये कंसोलिडेशन में चल रहा है तो इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पे डिप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो कंसोलिडेशन है उसके अंदर कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग होती हुई दिख रही है। स्टॉक ने जो सपोर्ट लेवल बनाया है वो यहाँ पे 177 178 के रेट्स के पास अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल भी कायम करा है, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके रखना रहेगा यहाँ पे 177 के लेवल के पास, और यहाँ पे वापस से एक बाउंस स्टॉक के अंदर इनको देखने को मिलेगा जहाँ पे 205 से 210 का जो रेट है वहां पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बांध लेने की सलाह रहेगी।
ठीक है, तो एक खास रणनीति के तहत स्टॉक में आपको आगे का अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। अजीत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की दुनिया में आज की रणनीति आपकी तरफ से क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट में एक थोड़ा साइडवेज टोन पकड़ा हुआ है, बट अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लूज मिलेंगे कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। तो जैसे कि ऑटो, जो कि मॉर्निंग से ही काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली यहाँ पे बाइंग दिख रही है, वहीं पे मेरा ध्यान है मारुति पे, बिकॉज एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट के बाद एक मार्जिनल डिप आया और दोबारा से स्टॉक अपने वही नेकलाइन एरिया, जो पैटर्न के कंसोलिडेशन रेंज के, वहां पे बहुत टाइट रेंज में बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा था पिछले करीब 2 वीक से। तो अब मुझे लगता है कि ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव, और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप 12,300 वाली कॉल, जो करीब 122-123 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 90 के स्टॉप लॉस के साथ 180 तक के टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो मारुति सुजुकी 12,300 की जो कॉल है वो 122 रुपए के आसपास आपको मिलेगी, ये आपको खरीदनी है। लक्ष्य 180 का और स्टॉप लॉस यहां पर 90 रुपए का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा यहां पर 2900 तक का, अधिकतम नुकसान 1600 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं, जो बताता है कि वायदा की जो दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हमारे दर्शक के सवाल के पास, जो कि व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। श्याम जी हैं नागपुर से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जी हाँ, स्टॉक का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस। 260 की इनकी खरीद है, फिलहाल फायदे में है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस को देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा ये स्टॉक भागा है। लगभग 10% की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली है। एक महीने में हालांकि एक तरह से इस स्टॉक में थोड़ा सा वोलेटाइल नेचर ही नजर आया, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो मोमेंटम है, आज एक बार फिर हल्का यहां पर ब्रेक लगता हुआ। बताएं, इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चलिए हमारे साथ इस वक्त अमरदेव सिंह साहब भी बने हुए हैं। अमर जी, माफ़ी चाहेंगे थोड़ी देरी से आपके पास आए, तमाम टेक्निकल सवाल ज़्यादा थे। ज़रा बताएं, न्यू इंडिया एश्योरेंस 260 की खरीद, क्या नज़रिया आपका बन रहा है? थैंक यू। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस की मैं बात करूं तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हों या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हों, इनमें देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। तो यदि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म मतलब मैं ये लॉन्ग टर्म ये कहता हूं कि आइडियली एटलीस्ट 3 to 5 years, इफ इट इज मोर द बेटर। तो ये कंपनी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूर आप न्यू इंडिया एश्योरेंस में पोजीशन बना के रख सकते हैं। और यदि मैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे जाऊं तो कंपनी हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल, और कंपनी की जो ग्रोथ है दैट हैज आल्सो बीन क्वाइट मींस आई वुड नॉट से वेरी वेरी हाई, बट इट हैज बीन क्लोज टू डबल डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ पिछले 3 साल की मैं ग्रोथ देखूं तो रफली अराउंड 9 to 10% ग्रोथ रही है। बट देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं मेरी ये सलाह है कि इसमें वो बने रहें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि कुछ मेजर इसमें करेक्शन आती है तो वो SIP मोड में भी स्टॉक में पोजीशन बना के रखते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में आप पोजीशन लंबा बनाते हैं तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 3 to 5 years पीरियड, बिकॉज उसमें एक कंप्लीट साइकिल यू विटनेस, और जहां करेक्शंस पे भी आप बाय करते हैं दैट्स हेल्पफुल। स्टॉक टी की बात करो तो दैट इज रफली अराउंड 40, तो दैट इज ओके, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो इसमें वो पोजीशन अपनी बनाए रखें। जी बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह न्यू इंडिया एश्योरेंस पर। चलिए इसी के साथ एक व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल है कोचिन शिपयार्ड पर। अमर जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। महाजन जी का यह सवाल है कोचिन शिपयार्ड पर। ये होल्ड कर रहे हैं शेयर करीबन 578 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो शेयर ऑलरेडी कुछ 250% ऊपर आ चुका है।
रिसेंट अगर देखें जुलाई हाई से नीचे की तरफ कुछ 30% का करेक्शन दे चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी ये 250% के गेन के साथ होल्ड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर फंडामेंटली आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ क्या थोड़ा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूसली गिरता हुआ नजर आ रहा है शेयर? तो कोचिन शिपयार्ड की मैं बात करूं तो डेफिनेटली देखिए होता क्या है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करना और उन्हें राइड करना इज द टफेस्ट थिंग टू डू। और जनरली क्या माइंडसेट रहती है लोगों की कि जब वो प्रॉफिट में रहते हैं तो वो ट्रेडर बन जाते हैं, लॉस में रहते हैं तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने इसका ठीक ऑपोजिट किया है और प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड किया। तो मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि एटलीस्ट 25-30% पोजीशन में जरूर प्रॉफिट बुक करें, रेस्ट को ये होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज ये भी कंपनी है, यदि मैं देखिए क्या होता है, यदि ये सब जो है साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे शिप बिल्डिंग हो गया, मतलब मेजरली शिप बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेटल्स हो गया, तो ये सब ऑल दीज आर साइक्लिकल इन नेचर और इनका काफी इम्पैक्ट जो रहता है वो ग्लोबल मार्केट्स पे और ग्लोबल सिनेरियोज पे भी काफी डिपेंड करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये अपने पोजीशन को जरूर फिलहाल होल्ड करके रख सकते हैं। 30-35% एटलीस्ट यू शुड बुक प्रॉफिट्स, रेस्ट यू कैन होल्ड योर पोजीशन। बिकॉज देखिए शिप बिल्डिंग यदि हम लोग देखें तो इंडिया में जिस तरह की रिक्वायरमेंट आने वाले 5 से 10 साल में होगी, जैसा मुझे एक्सपोर्ट्स का दिख रहा है, विल ग्रो एटलीस्ट 5x to 10x in exports, at least 5x in exports. So there is going to be huge opportunity for companies like this. और होता क्या है कि यहाँ ऐसी कंपनीज की जो मेजर जो वीकनेस आती है वो एग्जीक्यूशन में है, कि जब यदि वो एग्जीक्यूशन कितना अच्छा कर पाते हैं और अपने जो कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करते हैं, दैट बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि कंपनी की ग्रोथ की मैं बात करूं तो कंपनी ने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 9 to 10% की सेल्स ग्रोथ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज आल्सो क्वाइट वेल। यदि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो जून क्वार्टर वाज लेस देन द मार्च क्वार्टर, बट स्टिल ओवरऑल द ट्रेंड इज क्वाइट पॉजिटिव। तो इसमें ये पोजीशन अपनी बना के रख सकते हैं, लेकिन 30-35% में जरूर कहूंगा कि वहां वो प्रॉफिट बुक करें, तो दैट्स अ गुड आइडिया। जी, तो ये थी डिटेल एनालिसिस कोचिन शिपयार्ड पर अमर जी की तरफ से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।